स्वागत है आप सबका माइंड स्पेस चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हरीश बेड़ेकर। आज हमारे साथ है डॉक्टर वैभवी, जो केम हॉस्पिटल में इंटर्न है, एंड वो हमारे साथ डिस्कस करने वाली है, मुझे सवाल पूछने वाली है ऑन ओबेसिटी, मोटापा, वेट गेन। वेलकम अगेन। वेलकम डॉक्टर साहब। तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, यूथ है, ओल्ड एज जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, और काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि ओबेसिटी या मोटापा क्या है, और इनसे इतने सारे लोग आज परेशान हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्यों हो गया हमारे साथ, हम क्यों मोटे हो गए, क्या हो गया ऐसा, क्या हमें खाने पीने से लेकर कुछ इशू है, या हमारी बॉडी में कुछ इशू है, क्या ये फैमिलियल है, या ये क्या है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे ओबेसिटी के बारे में? देखिए डॉक्टर वैभवी, ओबेसिटी रैम्पेंट हो गई अभी। हम्म। भूखमरी से भी ज़्यादा ओबेसिटी से लोग मर रहे हैं आज की दुनिया में, you know? और 1975 के बाद ऑलमोस्ट मोर देन 30% लोग ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। औरतों में ज़्यादा हो रही है मर्दों के मुकाबले, और सिटीज़ के लोगों में, शहरों के लोगों में, गांव के लोगों के मुकाबले ज़्यादा है ओबेसिटी। तो ग्लोबल ओबेसिटी इंडेक्स जो है उसके हिसाब से 2019 में उन्होंने सर्वे किया था, उनके हिसाब से भारत तीसरे पायदान पर आता है ओबेसिटी के मामले में। और मेरे ख्याल से 16 से लेके 26% तक के लोग आज ओबेज है, थैंक्स टू टुडेज लाइफ। सिलेंडरी लाइफ हो गई है, सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, हाथ मोबाइल फ़ोन हाथ में आ गया है, खाने पीने की अच्छी चीज़ें आ रही है, फास्ट फूड आ रहा है, सिलेंडरी लाइफ होती जा रही है। एंड शायद ये और बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ी हुई है। तो सर, लाइफस्टाइल का क्या इम्पैक्ट है ओबेसिटी पे आज के शहरों में या गांवों में, इंडिया में, और आप एंटायर वर्ल्ड इफ वी मिस? देखिए ना, आजकल ऐसा है कि अभी ज़्यादातर लोग जो सर्विस ओरिएंटेड है, मैक्सिमम वक्त तो काम में ही जाता है उनका। आपने देखा होगा सुबह से लेकर शाम तक या रात तक, जो भी वट एवर 16 आवर्स भी बहुत लोग काम करते हैं। तो उसी के हिसाब से फिर ऑब्वियसली खुद पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, उनकी प्रायोरिटी काम बन जाती है, क्योंकि जीना है, लोन्स भरने हैं, ये करना है, वो करना है। तो उसके हिसाब से उनका जो लाइफस्टाइल है वो एकदम रूटीन हो जाता है। जैसे सुबह काम पे जाना, शाम को या रात को घर पे आना, सो जाना, सुबह उठ के वापस काम पे जाना, ये तो ऑब्वियसली शराब बढ़ जाती है, फिर एक्सरसाइज को टाइम नहीं मिलता है, धूम्रपान है, स्मोकिंग, फिर लोग सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, किसी को थायराइड हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें, और फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज और एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस के साथ ओबेसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो सर, डाइट का क्या रोल होगा ओबेसिटी मैनेजमेंट में? हमारी इंडियन सेटिंग्स में 2 वक्त का अच्छा खाना बहुत अहमियत रखता है। सुबह भले हम कुछ ना खाएं, दोपहर को भी शायद थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन रात का खाना हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। और हमारे यहाँ है ना, अरे खाना खाओ तो ताकत आएगी, खाना खाओ तो ताकत आएगी, ऐसा हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप भी बोलते, खाएगा नहीं तो तबीयत कैसी बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। तो हम खिला खिला के लोगों को मोटा कर रहे हैं। उसके ऊपर से ये फास्ट फूड का ज़माना है। और मोबाइल पर Absolutely. बटन दबाओ तो जोमेटो से खाना आ जाता है, स्विगी से खाना आ जाता है, और खाते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि इतना सब थकने के बाद फिर टीवी देखते रहते हैं, हम टीवी देखते देखते खाते रहते हैं, तो कंटिन्यूस खाते रहते हैं, और फिर एक्सरसाइज या वॉक की भी कमी। ऐसा नहीं कि लोग करना नहीं चाहते, लेकिन वो प्रायोरिटीज ऐसी है कि उनको मुश्किल हो जाता है एक्सरसाइज करना या अपने लिए वक्त देना। पिछली वीडियो में मैंने बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अपने लिए एक वक्त कैसा देना चाहिए, शायद वो वीडियो भी लोगों को काम आएगा समझने के लिए कि क्या क्या करें करके। तो ये इश्यूज है जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। सो आपकी बात मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऑन पॉइंट लगी, और इसके साथ मैं ये पूछना चाहूँगी आपको कि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओबेज हैं,
और मेंटली इनका इस सब चीज़ों का क्या असर होता है, ओबेसिटी का क्या असर होता है मेंटली? देखिए, ओबेसिटी अगर जब आती है, हर इंसान को, हर लड़की को लगता है कि मैं अच्छी दिखूं, मेरा फिगर अच्छा हो, लोग मुझे देखें, मुझे अटेंशन दें। ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है सब। मेल्स को भी लगता है कि मैं अच्छा करूं। अभी जो पिक्चर में दिखाते हैं, सिक्स पैक एब्डोमेन बोलो, या अच्छे टाइट कपड़े पहन के बॉडी दिखाते हैं, या शर्ट निकाल के बॉडी दिखाते हैं, तो इंस्पिरेशन तो वहीं से मिलता है कि हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए, हमारी भी ऐसी बॉडी होनी चाहिए वगैरह। मोटापा होने की वजह से सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, अपने आप को हम घृणा करने लगते हैं, हमारे बॉडी से हम हेट करने लगते हैं कि मैं क्यों ऐसी हूँ, अपने आप को आईने में देख के बहुत बुरा लगता है, और इसकी वजह से ऑब्वियसली नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती है। फिर आप अवॉइड करना चाहते हैं किधर पार्टीज जाना वगैरह वगैरह, मोटापे की वजह से ये सब इश्यूज मानसिक तौर पर आ जाते हैं। इसी के हिसाब से कोई डिप्रेशन में जा सकता है। एक डिप्रेशन का टाइप है जिसमें वो हम एटिपिकल डिप्रेशन बोलते हैं। उसके अंदर एक्सेसिव ईटिंग, मतलब ज़्यादा खाना खाना, एक्सेसिव स्लीपिंग, मतलब ज़्यादा सोना, और वजन बढ़ना, और गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा आना, ये चार चीज़ें थी, उसको एटिपिकल डिप्रेशन बोलते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा भी सोते हैं, हालांकि डिप्रेशन में लोग कम सोते हैं या कम खाना खाते हैं, इसमें उल्टा हो जाता है। ये टाइप ऑफ डिप्रेशन यंगस्टर्स में आता है और इसका इलाज है, तो इस तरह से भी हो सकता है। फिर उसके हिसाब से उनको ईटिंग डिसऑर्डर रह सकती है। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं लोग, बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं उसको, इन द सेंस रात को उठ उठ के चुप चुप के खाते रहते। और दूसरा उसके अपोजिट रहता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें वो ज़्यादा होंगी उसके हिसाब से खाना खाना ही बंद कर देते हैं, बहुत ही मामूली खाते हैं, यहाँ तक कि वो एकदम पतले हो जाते हैं, यहाँ तक कि नौबत वो आती है कि उनको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा भी हो सकता है, राइट। फिर ऑब्वियसली इसके इसके अलावा ये लोग फिर चिंता रोग में बढ़ जाते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, और कभी कभी नशा की तरफ भी जा सकते हैं ऐसे लोग। तो ये सब मानसिक परिणाम है मोटापा या ओवरवेट होने की वजह से। इसके अलावा भी ये हो सकते है मोटापे की वजह से स्टिग्मा आ जाता है। जैसे किसी पेशेंट को मैंने एक बार ऐसा कमेंट किया कि अरे आपका वजन थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा है, तो अगली बार जब वो आई तो बड़ी गुस्से में थी। मैं बोला तुम्हारे गुस्से की वजह क्या है? बोलता आपने मुझे कहा ही कैसे कि मेरा वजन बढ़ गया करके। तो मतलब इतना दिल को टच करता है किसी को वजन पर जिक्र किया तो मेरा मतलब मकसद तो उसे ये करना नहीं था, डिस्टर्ब करना नहीं था, लेकिन सच में उसका वजन बढ़ गया था, तो उसके हिसाब से मैं पूछ रहा था। तो ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत बुरा लगता है किसी को, फिर बॉडी शेमिंग हो जाता है, कोई कमेंट पास कर देता है, उसका असर महीनों तक रह सकता है। किसी ने कुछ कहा तो ये हो सकता है। फिर क्रिटिकल कमेंट्स आ जाते हैं, किसी कोई आपको बुलाने लगता है क्रिटिकली कुछ तो ऐसा, या फिर यू आर स्ट्रगलिंग टू रिड्यूस द वेट, आप कोशिश कर रहे हैं मैं खाना कम खाऊं, एक्सरसाइज ज्वाइन करूं, कोशिश भी करते हैं, बहुत बार होता है, बहुत बार नहीं होता है। फिर सेल्फ हेटेड होने लगता है, उसी की वजह से स्टिग्मा आ जाता है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम लोगों से, दुनिया से, ये सब भी हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस आता ही नहीं है ओबेसिटी का हमारी तरफ से, जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। उसके साथ उनको बीमारियां हो सकती है, कुछ ज़्यादा हाइपोथायराइड नाक की बीमारी हो सकती है, या और बहुत सारी बीमारी जिसमें मोटापा आ सकता है। ये सब भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो सर फिजिकली मोटापे का क्या असर होता है सब पे? फिजिकली मोटापे होने पे देखो ना, एक तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। मोटे लोग आपने देखा होगा कि जिसको ओवरवेट है वो हांफते हैं चलते समय, तो हार्ट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आता है उनकी वजह से। हार्ट के ऊपर मतलब बहुत प्रेशर आने की वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर बेसिकली बढ़ता है। और बिकॉज ऑफ मोटापा है, तो मोटापा इज ए गुड दिस थिंग फॉर डायबिटीज़ ऑल्सो। तो डायबिटीज़ आ सकता है, और ये आ सकता है। फिर वेरिकोज वेन्स करके आती है, ये आ सकती है। थायराइड, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको, ये सब चीज़ें उसमें आ सकती है। बीएमआई, ये शब्द का बहुत कंफ्यूजन है अभी भी कि ये बीएमआई क्या है, ये ओबेसिटी से कैसे रिलेटेड है, और हम ओबेसिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, और कैसे पता चलेगा कि हम ओवरवेट है, ओबेस है, हेल्दी फैट है कि अंडरवेट है। ओके, BMI यानी बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, ये एक फॉर्मूला है हमारे वेट कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा। अगर वी आर ओवरवेट, अंडरवेट और नॉर्मल, ये करने के हिसाब से वो फॉर्मूला है। तो उसके अंदर जो वेट रहता है वो किलोग्राम में लेने का, उसको हाइट स्क्वायर से डिवाइड करना है, उससे जो संख्या आती है उसको हम BMI बोलते हैं, राइट। अभी देर आर 2-3 कैटेगरीज ऑफ BMI। इसमें एक तो अंडरवेट है। अंडरवेट बोलेगा तो उसका BMI 18.5 किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर आएगा।
वेर एज ओवरवेट में आपका आएगा 25 to 29, राइट। और ओबेज में 30 मिलीग्राम्स पर मीटर स्क्वायर जब आएगा उसका वैल्यू, तो यू आर ओवरवेट, राइट। इंडियन स्टैंडर्ड्स में, इंडियन बोलो या एशियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा कम है, उन्होंने 23 रखा है फॉर ओवरवेट, वेर एज मोटापे के लिए उन्होंने 25 किलोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर रखा है। तो ये BMI होता है। और BMI इन सिंपल टर्म्स में हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो यूँ समझो कि हमारी शरीर की फैक्ट्री चलने का जो रेट है वो, जैसे 12 से लेके 15-20 साल तक हम कितना भी खाना खाओ तो भी हम पतले रहते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग रहते हैं जो पतले रहते हैं, लेकिन जैसा 25-30 क्रॉस करते हैं वैसे वैसा उन लोग का वजन बढ़ने लगता है, राइट। एक ज़माने में जो बहुत पतले थे, जिसको लोग कड़का कड़का कहते थे, उनका वेट 30s के बाद ज़्यादा बढ़ने लगता है। फिर वो सोचता है बचपन में कितना पतला था। ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ BMI। इसका खाने से कोई डायरेक्टली मतलब नहीं है, हालांकि खाना अहमियत रखता है, लेकिन हमारी शरीर की फैक्ट्री कम चलने लगती है, ज़्यादा जोर से नहीं चलती, इसलिए जो खाना हम लेते हैं वो बर्न नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ रहा है। अभी साउथ इंडियन लोग सब राइस ही खाते हैं, तो सब थोड़ी जाड़े पाड़े हैं, ज़रूरी नहीं है। तो तुम क्या खाते हो उससे भी ज़्यादा तुम्हारा बॉडी का जो फैक्ट्री है जो चलनी चाहिए वो स्लो होने की वजह से आपको मोटापा आ रहा है, राइट। तो हमें अगर अच्छा रहना है तो ऑब्वियसली ये सब सोच के हमें आगे जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज वगैरह का करना पड़ेगा। तो सर कीटो डाइट का क्या रोल है? आजकल बहुत फेमस है, हम देख रहे हैं बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो वीगन डाइट या कीटो डाइट ये सब जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मेडिकली स्पीकिंग क्या फ़र्क पड़ता है इसका एक ओबेस पर्सन? देखिए, हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली ग्लूकोज चाहिए, आप जानती है, राइट। 2 मिनट भी अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिला तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो उसको नुकसान हो सकता है। तो जब हम भूखे रहते हैं, बहुत बार इरेगुलर डाइट्स रहता है, हम कभी खाते कभी नहीं खाते, तो उस दौरान जब हम भूखे रहते हैं तो ऐसा एक सिंपल भाषा में बोलता हूँ मैं, आपका ब्रेन आपके इंटेस्टाइन को बोलेगा अरे भाई मुझे खाना दो, मेरे को तो चलेगा नहीं, मुझे तो चाहिए ही कैलोरीज, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा 20% तो मैं तुम्हारे शरीर का पूरा एनर्जी मैं लेता हूँ फंक्शन करने के लिए। तो इंटेस्टाइन बोलते कि यार ये तो उसने कुछ खाया नहीं सुबह से ही आदमी ने। तो ब्रेन सोच में पड़ता है, बोलता है मैं तो वरना ऐसा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, एक काम करो अगली बार जब ये खाना खाएगा ना तो उसका फैट्स बना देना। ओके। तो वो फिर फैट एक्यूमुलेशन की आदत हो जाती है वो तुम्हारे सिस्टम को, और क्योंकि आप वक्त पर नहीं खाते तो बॉडी इज इन इमरजेंसी। जब हम खाना नहीं खाते तो बॉडी इमरजेंसी में चली जाती है, तो इमरजेंसी रिजर्व के हिसाब से वो फैट्स यूज़ करना चालू कर देती है, क्योंकि हम रेगुलर नहीं खाते। जब हम रेगुलरली रेगुलर वक्त का खाना खाएंगे तो फिर बॉडी को फैट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम हेल्दी रहते हैं। ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये कि ये कीटो डाइट आप जो बोल रही है या लिक्विड डाइट अक्सर लोग कहते हैं, these are the methods to reduce the weight in a very short period of time and drastically, right। तो हम बॉडी को और इमरजेंसी मोड में डाल देते हैं ऐसा करके, क्योंकि हम सब कुछ नहीं खा रहे। तो मेरी राय ये है कि हमें सब कुछ खाना चाहिए, बट मे बी 20 to 30% डाइट कम कर देंगे तो भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। 20 to 30% ज़्यादा नहीं है, राइट। हम इतना राइस खाते हैं तो थोड़ा कम खाएंगे, तो थोड़ा सा भी अगर कम करते हैं हम खाना, ऑफ कोर्स हाई कैलोरी वाला नहीं, जो नॉर्मल खाना हम आमतौर पर खाते हैं घर का, वो तो भी वेट में फ़र्क पड़ता है। तो उसमें ऑब्वियसली घर का खाना होता है, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन है वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप थोड़ा भी कम करेंगे तो बॉडी गेट यूज्ड टू इट। आप पेट को कितना भी दो वो ना नहीं बोलेगा, उल्टा ज़्यादा मांगेगा, राइट। तो हमें उसको ट्रेन करना पड़ता है कम खाने के हिसाब से। तो रोज़ अगर हम थोड़ा भी कम कर देते हैं तो भी एक वक्त आएगा जब हम कम डाइट में भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। मेरे एक पेशेंट है जो एक ज़माने में 4 लोगों का खाना अकेला खा सकता था। वो जब आता था घर पे तो अरे ये किशोर आया है, ज़्यादा खाना बनाओ, ऐसा था। और एकदम थिन और पतला था उस ज़माने में, लेकिन वक्त के साथ उम्र बढ़ी, 30-35 साल का हो गया तो वो पुट ऑन करने लगा। तो अब वो सिर्फ नाम के लिए खा रहा है, थोड़ा सा एक दूसरी रोटी और भाजी, तभी वो मेंटेन कर सकता है आपके, और एक्सरसाइज करना पड़ता है, वरना वजन को वापस बढ़ने लगता है। तो उम्र के साथ ये होता ही रहता है। इसके हिसाब से हमें
चॉइस ऑफ योर हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, बाहर का फूड ऑब्वियसली टालना चाहिए। कभी कभार खा लिया ठीक है, लेकिन डेली का जो आपका जो सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत अहमियत रखता है। फिर बड़ा हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लाइट लंच होना चाहिए और लाइटेस्ट डिनर होना चाहिए। लेकिन हमारे संस्कृति में उल्टा है, हम सुबह चाय का 1 कप चाय पीते, 1 आध बिस्किट खा लेते हैं, दोपहर को थोड़ा यहाँ वहाँ का खा लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डाइट हमारा नाइट का होता है और वो लेकर हम सोते हैं। तो दैट्स वन ऑफ द रीज़न वाई हमारा वजन बढ़ता है इंडियंस में। ओके। तो सर, एज सबको पता है कि जब हम ओबेज हो जाते हैं तो वजन कम करने को बहुत टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, बहुत ज़्यादा हमको पेशेंस रखना पड़ता है खुद के साथ। तो हम एक्सेप्ट कैसे करें कि हम ओबेज हैं और इस चीज़ को अपनाना, ये इस चीज़ से हम कैसे डील करें? देखिए ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है जब हमारा वजन बढ़ जाता है, और हम दिल से कोशिश भी करते हैं वजन कम करने की, पर बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, पर्सनल फैक्टर्स रहते हैं, फैमिली फैक्टर्स रहते हैं, वर्क रिलेटेड फैक्टर्स रहते हैं, जिसकी वजह से फिर एक्सरसाइज प्रायोरिटी नहीं बनती, वजन कम करना प्रायोरिटी नहीं रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर जब हमें अपने आप पर जो फीलिंग्स आती है वो नेगेटिव आती है, ऐसा हम Absolutely. टालने की कोशिश करते हैं, हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें आ जाती है तो कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो धीरे धीरे फिर इसका असर ये होता है कि हम अपने आप को हेट करने लगते हैं, हम अपने आप को लव नहीं करते, और उसकी वजह से डिप्रेशन आ सकता है, उस फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, अवॉइडेंस हो सकता है, हम यार दोस्तों में ताने देते हैं वो सुनने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा वेट है अभी। वक्त लगता है उसमें एक्सेप्ट करने को, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई वेट है और मैं इसमें कोशिश कर रही हूँ, तभी वो रिस्पॉन्ड करने लगता है, तभी हम कम उसका गर्थ होने लगता है। क्योंकि एक्सेप्टेंस मैटर, जितना हम उसको हेट करेंगे उतना वो हमें रिजेक्ट करेगा, हमारा सब प्रयास। तो वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और उसके अलावा आपको जैसे मैंने कहा कि 30% वेट रिडक्शन करना ज़रूरी है। 15 मिनट्स वॉक या एटलीस्ट 15 मिनट्स, एक्चुअली 45 मिनट्स आइडियल। लोग ऐसे हैं जो रोज़ 1 घंटा चलते हैं या कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं, कोई को तो 2-2 घंटा भी चलता है, 10 किलोमीटर तक का फासला पार कर देता है। तो इस हिसाब से हम लोग करते रहते हैं। फिर स्ट्रेस कम करना ज़रूरी है, राइट। और कोई भी डिसीज़ है, जैसे थायराइड की डिसीज़ है या रिलेटेड कोई फिजिकल प्रॉब्लम है आपको, तो उसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है, सही डॉक्टर को मिलके उसका इलाज करके। तो सर, काफ़ी बार मुझे जब भी पेशेंट्स मिले हैं, मोस्टली जब भी हाउसवाइफ्स मिली हैं जो घर पे ज़्यादातर काम करती है फिजिकली, वो बोलते हैं हम दिन भर इतना सारा काम करते हैं, घर का इतना काम होता है, उसके अलावा भी हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, आते हैं, सब चीज़ें करते हैं, इतना काम हम करते हैं, फिर भी हमारा वज़न कम नहीं होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। हम्म, एक्सरसाइज का एक फंडा है कि जो हम रोज रूटीनली करते हैं, जैसा अभी आप रोज अगर चलते हैं हम्म, तो वो चलना आपकी बॉडी गेट यूज टू इट, हमारी बॉडी उसको यूज हो जाती है, और वो एक्सरसाइज नहीं होता है। तो ट्रेनर्स भी रहते हैं एक्सरसाइज के, वो भी बदल बदल के एक्सरसाइज देते हैं। 1 महीना ये एक्सरसाइज करेंगे, दूसरे महीना दूसरा पैटर्न करेंगे, तीसरे महीना कुछ और करेंगे, चौथा महीना कुछ और। तो बॉडी को यूज टू होने नहीं देना है। अगर आप कंटिन्यूस चलते हैं और 15-20 डेज या 1 महीने के बाद बॉडी गेट यूज टू इट, तो एक्सरसाइज नहीं रहता है, फिर वो रूटीन हो जाता है। तो हमको चेंज करना पड़ेगा, या तो आप स्किपिंग चालू करो या फिर कुछ और चालू करो, या ऐसे चेंजेस लानी पड़ती है। जो रूटीन एक्सरसाइज करते हो, रूटीन जो काम करते हैं वो एक्सरसाइज नहीं मानी जा सकती, इसलिए वजन कम नहीं होता। तो रूटीन से हटकर हमें वो छोड़ के वो जो exercise करेंगे उसको हम एक्सरसाइज कहेंगे। तो सर, हर दूसरे दिन कोई नुस्खे आ जाते हैं ओबेसिटी को ट्रीट करने के, या घरेलू नुस्खे आ जाते हैं, कोई कंपनीज आ जाती है जो बोलते हैं कि ओबेसिटी कम करने के अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में अवेलेबल। तो इन दी एंड फाइनली ट्रीटमेंट क्या है ओबेसिटी का, कैसे डील करें हम इससे? ट्रीटमेंट 3 लेवल्स पे सोचनी चाहिए हमें। वी आर ट्रीटिंग द इंडिविजुअल एंड नॉट दिस ओबेसिटी। वो इंसान को ठीक करने की जरूरत है, ना कि उसके मोटापे को, राइट। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला, कोई बीमारियां रह सकती है तो उनकी जांच करनी चाहिए, इम्यून डिसीज रहती है कोई या
कोई थायराइड की डिसीज़ रहती है या कोई भी डिसीज़ है जिसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है, तो वो ठीक करनी पड़ेगी आपको पहले। तो उसके लिए एनुअल स्क्रीनिंग एनुअल स्क्रीनिंग होना चाहिए, आपका जो फैट कंटेंट क्या है बॉडी का वो देखना चाहिए, और हर 2 साल में आपको उस हिसाब से तपास करने की ज़रूरत है, जिससे हमें पता चले कि हम कौन से लेवल पे हैं। वो एक हो सकता है। दूसरी बात, साइकोलॉजिकली, मानसिक तौर पर, जैसे हम जानते हैं कि हर इंसान की एक लाइफस्टाइल होती है, हर इंसान का एक रवैया होता है, सोचने का अंदाज रहता है, या इवन कैरी योर सेल्फ उसका अंदाज भी होता है। उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ती है, सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ती है। हम अगर नेगेटिव में ही रहे, कंटिन्यूसली अवॉइड करते रहे सबको, और डिप्रेशन में रहेंगे, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है हमारे ओबेसिटी पर। इसलिए हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितनी कोशिश करोगे उतना ही होने वाला है। वो एक करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर फैमिली फैक्टर्स है, फैमिली में सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फ्रेंड्स में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इनक्रेजमेंट की ज़रूरत रहती है, और ये सब भी होना चाहिए। एंड फिर बहुत जब ओबेसिटी जब ड्रास्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसा आपके शरीर में ओबेसिटी की वजह से दिक्कतें आ रही है, या बहुत सारे ट्रीटमेंट किया आपने लेकिन फिर भी आपको अगर फ़ायदा नहीं हुआ, तभी हम लोग बैरेट्रिक सर्जरी बोलते हैं, जैसा वो पेट कम करने की सर्जरी रहती है वो कर सकते हैं, या लाइपोसेक्शन की ये आ जाता है। अभी लाइपोसेक्शन तो वो करते हैं जो जिनको सचमुच थिन रहना है, जैसे कि मूवी स्टार्स है, या तुम्हारे जो टीवी स्टार्स है, जो उनको हमेशा थिन रहने की ज़रूरत पड़ती है, उन लोग उसके लिए जाते हैं। लेकिन आम इंसान उसके लिए बहुत महंगा पड़ जाता है उसके लिए। तो हम अगर लाइफस्टाइल ही मॉडिफाई करें अपनी, हमारा जो रूटीन है वो चेंज करें, हम अपने आप पर ध्यान दें और अपने आप को थोड़ा वक्त दें रोज़, और डिसिप्लिन से अगर एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा भी सही लेकिन करते हैं, तो उससे ड्रास्टिक रिजल्ट्स आते हैं, मैंने देखा है। आपके ट्रेनर्स होते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, आपके डाइटिशियंस होते हैं जो गाइड कर सकते हैं। बहुत सारे डाइटिशियंस पर जाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। 15 दिन 1 महीना फॉलो किया, बाद में वो उनका रिश्ता टूट जाता है, फिर नहीं जाते, फिर रूटीन पे आ जाते हैं। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ये सब करने के लिए लोगों को बहुत दिक्कतें आती है, इसलिए शायद ओबेसिटी अभी तक रैम्पेंट है, अभी तक लोग ओबेसिटी से झगड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, रिलैक्सेशन, ये सब होगा तब ओबेसिटी अपने आप ही काबू में आ जाएगी। तो बट सर, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते डाइटिशियन, या जो लोग जिम नहीं अफोर्ड कर सकते, जिन लोगों को जो ऐसा काफ़ी ऐसा है थिंकिंग की डाइट में तो बहुत महंगा खाना होता है, बहुत हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ज़रूरी नहीं कि महंगा खाना खाना चाहिए। रूटीन हमारा जो रोज़ का खाना है, घर का दाल चावल रोटी जो भी है, वो अगर खाते हैं तो भी ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके लिए खास स्पेशल फूड लेने की ज़रूरत है। नहीं, हमारा क्वांटिटी मैटर्स एंड क्वालिटी मैटर्स। क्वालिटी मतलब अगर आप कंटिन्यूसली हाई रिच फूड खाएंगे, जैसे गुलाब जाम रोज खाएंगे, या एकदम हाई कंटेंट जो कैलोरीज है वो फूड खाएंगे, तो नहीं कम होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप डाइट कम करके करते करते तो भी ओबेसिटी या मोटापे पे फर्क पड़ता है। स्टडीज प्रूव किया है ये। लेकिन हमारा मन मानता नहीं, खाने के लिए दिल करता है और थोड़ा खा लो। स्वीट्स, स्पेशली स्वीट्स, आप जानती है अभी लड़कियां जब स्ट्रेस में जाती है या ऐसा बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आती है, तो उनको चॉकलेट्स खाने को दिल करता है, आपको मालूम होगा, या एक्सेसिव खाने को दिल करती है। तो ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं उसमें। तो ये सब ओवरऑल ट्रीटमेंट मैटर करता है मैडम। ओवरऑल मतलब ओवरऑली आप साइकोलॉजिकल भी देखना चाहिए अपने आप को, अपना पर्सनल लाइफ देखना चाहिए, आपका सोशल लाइफ मैनेज करने को आना चाहिए, फिर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और ये सब करेंगे तब जाके बात बनती है। तो सर, काफ़ी निगलेक्ट भी आ जाता है ओबेसिटी के साथ। मोटापे पे कुछ लोग बोलते हैं कि जाने दो, ओबेसिटी है, थोड़ा तो होता है, थोड़ा तो मोटापा आता है शादी के बाद, या मोटापा एक सुखी आदमी की निशानी है। ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं और समझते हैं। तो निगलेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोर देन निगलेक्ट, आई फील कि हम हालात से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। क्योंकि हम अभी पतले नहीं हो सकते, तो उसको हम अपोजिट उसका कर देते हैं। कहते हैं कि मोटापा ही सही, मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा हूँ, और ये तो तरक्की की निशानी है वगैरह ना, पेट मतलब तरक्की की निशानी वगैरह, ये सब ना जस्टिफिकेशन है, क्योंकि हम पतले नहीं हो सकते वगैरह वगैरह, राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो डिनाइल में मत रहिए कि भाई चल जाता है,
एकोमोडेट किया, एडजस्ट किया, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। उससे तो अच्छा है कि आप थोड़ी ही सही कंसिस्टेंटली कोशिश करते रहिए ताकि हम कम हो सके, हमारा वजन कम हो सके, ये हो सके। और कुछ बड़े आसमान से तारे नहीं तोड़ने आपको, थोड़ा सा चेंजेस करना है आपके लाइफस्टाइल में। 5 मिनट चल सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, जहाँ पॉसिबल है वहाँ थोड़ा सा भाग सकते हैं, जहाँ पॉसिबल है वहाँ चल के जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी इसे माइक्रो एक्सरसाइज बोलते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा, थोड़ी देर पहले कहा था। तो ये करने से बहुत फर्क पड़ता है। क्यों ना हम हमारी लाइफस्टाइल ही चेंज करें, सो दैट भले 1 मिलीमीटर ही सही, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। तो हम 1 मिलीमीटर अपने मंजिल के नज़दीक तो जाते हैं, ये सोच के हमें करना चाहिए, राइट? तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाइए। थैंक्स, सी यू अगेन।